अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मी ताहा पोपाटिया फ्रॉम दी प्लेटफॉर्म ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज के इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे BCG मैट्रिक्स, दैट इज़ बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, और ये देखेंगे कि BCG मैट्रिक्स कंपनीज़ में कैसे अप्लाई होता है और ये है क्या। सबसे पहले हम एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं। The Boston Consulting Group Matrix provides a method of positioning products or strategic business units on the basis of market growth and their relative market share. आपके सामने स्क्रीन्स पर BCG की ये बेसिक सी डेफिनेशन लिखी भी आ रही होगी और साथ में एक डायग्राम बना हुआ आ रहा होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट के बारे में तो मालूम है। लेट्स से कंपनी 4 तरह के प्रोडक्ट्स बनाकर बेच रही है। प्रोडक्ट एक यूनिट होता है या एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होता है, एक चीज़ होती है जो हम यूज़र्स को ऑफ़र करते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूट की जो प्रोडक्ट्स हो सकती हैं वो है CA, ACCA, ICMA, PIFA, SEMA एंड सो ऑन। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कंपनी का कोई एक स्पेसिफिक यूनिट होता है जो स्ट्रेटेजिकली उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और किसी या तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रहा हो या सर्विस को बना रहा हो या एक सेपरेट ऑपरेशंस रखता हो या एक सेपरेट बहुत ही सिग्निफिकेंट अहमियत रखता हो। इट कैन बी सिमिलर टू अ सब्सिडरी। अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है और आप पेरेंट और सब्सिडरी के रिलेशन को जानते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि भाई स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एक ख़ास स्ट्रेटेजिकली मेरे लिए इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसके ज़रिए मैं बिज़नेस कर कुछ ना कुछ कमाता हूँ। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप या BCG मैट्रिक्स एक तरीका है जिसके ज़रिए मैं अपने प्रोडक्ट्स को, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं बनाकर बेच रहा हूँ या जितने भी मेरे SBUs हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, उनको 4 अलग अलग कैटेगरीज़ में ब्रेक करता हूँ, बाइफरकेट करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि मुझे ये पता चल जाता है कि कौन से प्रोडक्ट पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, किस प्रोडक्ट पर कम फोकस करना है, कहाँ मुझे अपनी एफ़र्ट्स अटेंशन लगानी चाहिए, कहाँ मुझे अपनी एफ़र्ट्स और अटेंशन्स नहीं लगानी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो मुझे कमा कर दे रहा है जिसकी वजह से मेरी अर्निंग्स हो रही हैं, जिसकी वजह से मैं अपने ऑपरेशंस को और अपनी कंपनी को एक प्रॉफिटेबल जगह देख सक रहा हूँ, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर अगर मैं टाइम लगा रहा हूँ तो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम क्योंकि वो लॉस मेकिंग एरिया में आते हैं या वो इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। अब जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ रहा है इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। एक ग्राफ की तरह इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मौजूद हैं। एक्स एक्सिस पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ होगा रिलेटिव मार्केट शेयर, और रिलेटिव मार्केट शेयर में आपके पास हाई और लो 2 चीज़ें लिखी हुई आ रही होंगी। इसी तरह से आपके पास वाई एक्सिस पे लिखा हुआ रहा होगा मार्केट ग्रोथ। अच्छा, रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब क्या है कि आप जिस इंडस्ट्री या जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी सेल्स कंपेयर टू इंटायर इंडस्ट्री ज़्यादा है या कम है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। और मार्केट ग्रोथ का मतलब बड़ा सिंपल है, जो इसका इन इटसेल्फ मतलब है वही है कि जिस प्रोडक्ट का आप बिज़नेस कर रहे हो उसकी मार्केट में या उस प्रोडक्ट की खपत में, डिमांड में ग्रोथ आ रही है या नहीं। कोई ये ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है कि जिसकी अब मार्केट इंक्रीज़ ही नहीं होगी, कंज्यूमर्स मज़ीद डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे या करेंगे। अब यहाँ पर इस डायग्राम पर 4 बातें लिखी हुई आ रही होंगी। सबसे पहले आपके पास एक लिखा हुआ आ रहा होगा कैश काउ। कैश काउ जो है उसका रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है और मार्केट ग्रोथ लो है। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ रहा होगा स्टार। स्टार के लिए रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है और जो ग्रोथ है वो भी हाई है। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ रहा होगा डॉग। उसका रिलेटिव मार्केट शेयर लो है और मार्केट ग्रोथ भी लो है। और फिर आपके पास लिखा हुआ रहा होगा क्वेश्चन मार्क, जिसका रिलेटिव मार्केट शेयर लो है और मार्केट ग्रोथ हाई है।
पहले तो हम अपनी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को समझते हैं और उसके बाद इंडिविजुअली स्टार, कैश काउ, डॉग या क्वेश्चन मार्क इनको समझने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला क्लैरिटी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस की, यानी कि इस डायग्राम में जो रिलेटिव मार्केट शेयर आ रहा है उसकी बात करते हैं। रिलेटिव मार्केट शेयर या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो प्लॉटिंग है उसके बारे में आपकी स्क्रीन पर अब कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए आ रहे होंगे, कुछ जुमले, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए आ रहे होंगे। पहले मैं उनको पढ़ता हूँ और फिर एक्सप्लेन करता हूँ। लिखा हुआ आ रहा होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बारे में, कंपेयर्स सेल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट और सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और वो कोई प्रोडक्ट बेच रही है और वो सर्विस बेच रही है और लेट से आप सेल्स रेवेन्यू अचीव करते हो 10 रुपए का। कंपेयर सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट और सर्विस बाय द एंटिटी विद द लार्जेस्ट मार्केट शेयर। इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा, मैं इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। आप अपनी कंपनी की सेल्स को कंपेयर करते हो लार्जेस्ट मार्केट शेयर से। मिसाल के तौर पर एक इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो, लेट से आपका एक इदारा है जो एजुकेशनल सर्विसेज देता है, आपका सेल्स रेवेन्यू 10 है और आपके 2 और कॉम्पिटिटर्स हैं जिनका सेल्स रेवेन्यू 20 और 7 है। तो आप अपने 10 के सेल्स रेवेन्यू को कंपेयर करोगे लार्जेस्ट मार्केट शेयर वाले कॉम्पिटिटर से, यानी कि जिसका सेल्स रेवेन्यू 20 है उससे। देखिए, इस इंडस्ट्री में 3 कंपनीज हैं। एक आपकी कंपनी जिसका सेल्स रेवेन्यू 10 है, आपका एक कॉम्पिटिटर है जिसका सेल्स रेवेन्यू 20 है, टोटल 30 बना, और एक कॉम्पिटिटर है जिसका सेल्स रेवेन्यू 7 है, टोटल 37 बना। तो आप 10 को 37 से नहीं कंपेयर कर रहे, आप अपनी सेल्स को इंडस्ट्री की टोटल सेल्स से कंपेयर नहीं कर रहे, आप अपनी सेल्स को कंपेयर कर रहे हो उस कंपनी की सेल्स से जिसकी सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू हाईएस्ट है। सो वो 20 है, वो आपका एक कॉम्पिटिटर है। सो कंपेयर्स द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट और सर्विस बाय द एंटिटी विद द लार्जेस्ट मार्केट शेयर, नॉट द सेल्स ऑफ द होल मार्केट या इन द मार्केट एज अ होल। इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द मार्केट लीडर, अगर मैं खुद मार्केट लीडर होता, अगर मेरी ही सेल्स 20 होती और मेरे कॉम्पिटिटर की 10 और 7 होती, इट कंपेयर्स इट्स मार्केट शेयर टू द एंटिटी विद द नेक्स्ट लार्जेस्ट मार्केट शेयर। तो मैं अपने 20 को 10 से कंपेयर करता। A relative market share of greater than 1 indicates that a product or a strategic business unit is the market leader, and this is used as the dividing line between high and low relative market share. अब आपने करना क्या है, लेट से पहली वाली एग्जांपल पर आते हैं। आपकी सेल्स 10 है, आपके एक कॉम्पिटिटर की सेल्स 20 है और एक और कॉम्पिटिटर की सेल्स 7 है। सो आप 10 और 20 को कंपेयर करोगे, 10 डिवाइडेड बाई 20 गिव्स यू 0.5। अगर आपका आंसर 0.5 आ रहा है सो आप कहोगे आपका रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो कंपैरेटिवली कम है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री लीडर होते, आपकी सेल्स होती 20, आपके एक कॉम्पिटिटर की सेल्स होती 10 और एक की होती 7, सो 20 डिवाइडेड बाई 10 विल गिव यू 2। आप कहते हैं कि मैं मार्केट लीडर हूँ और रिलेटिव मार्केट शेयर मेरा काफ़ी हाई है। यानी कि अगर आपका आंसर 1 से ज़्यादा आता है तो आप बोलोगे मेरा रिलेटिव मार्केट शेयर ज़्यादा है, यानी कि मार्केट में जितनी भी सेल्स होती है बहुत ज़्यादा सेल्स मैं खुद करता हूँ। और अदरवाइज़ अगर लेस देन 1 आ रहा है ये आंसर तो आप कहोगे आपका रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो कंपैरेटिवली कम है। तो इस तरह से आप ये अंदाज़ा लगाते हो कि किसी प्रोडक्ट का रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है या लो है। सेकेंड है आपकी वर्टिकल एक्सिस, मेजर्स मार्केट ग्रोथ नॉट एन इंडिविजुअल फर्म्स ग्रोथ। एज अ गाइड 10% इज ऑफन यूज्ड एज अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन हाई एंड लो ग्रोथ। आम हालात में 10% की ग्रोथ अगर इंडस्ट्री में ओवरऑल आ रही है तो हम कहते हैं कि वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और मार्केट ग्रो कर रही है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक कंपनी आपकी है ए, एक कंपनी है बी, एक है सी, एक है डी, एक है ई। 5 कंपनीज एक ही जैसा बिजनेस कर रही हैं और इस साल इन सब ने मिलकर 100 यूनिट्स बेचे। अगर आने वाले साल में, या लेट से पिछले साल 100 यूनिट्स बेचे थे, इस साल उन्होंने 120 यूनिट्स बेचे, इसका मतलब मार्केट में 20% की ग्रोथ आई है। हम कहेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है या इसकी मार्केट ग्रो कर रही है। लेकिन अगर पिछले साल सेल्स 100 होती और इस साल 105 होती तो हम कहते कि सिर्फ 5% की ग्रोथ आई है, यानी कि ये जो भी प्रोडक्ट है ऑल्दो ग्रोथ तो है लेकिन इतनी कम है कि इमैटीरियल है।
तो हम कहेंगे कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में ग्रोथ नहीं हो रही। इस तरह से आपने एनालाइज करना है कि किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट जो है वो उसकी हाई ग्रोथ है या लो ग्रोथ है। अगेन जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो हम इसकी एप्लीकेशन भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों को पढ़ना है। अब हम आ जाते हैं, जब हमने ये सीख लिया कि किस तरह से हम किसी प्रोडक्ट के मार्केट ग्रोथ को और अपने रिलेटिव मार्केट शेयर को कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि मैं हाई 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 लो लो हाई या लो लो पर हूँ, तो फिर हम अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर देंगे इनटू 4 डिफरेंट थिंग्स, दैट इज स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग्स। सब एक एक कर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्स को डिस्कस करते हैं। स्टार क्या चीज़ है? स्टार वो प्रोडक्ट होगा या वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होगा जिसका रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई है और जिसकी मार्केट ग्रोथ भी हाई है, यानी कि मार्केट भी एक्सपैंड हो रही है, नए नए कस्टमर्स आ रहे हैं, वो चीज़ लोग ख़रीदना पसंद करते हैं और मार्केट बढ़ती ही चली जा रही है, टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इंक्रीज़ हो रहा है और आप उस मार्केट के लीडर भी हो या रिलेटिव मार्केट शेयर आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर सारी कंपनीज मिलकर जो प्रोडक्ट्स बेचती हैं उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा आप खुद बेच रहे होते हो। अगर कोई इस तरह का प्रोडक्ट है तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नंबर 1, हाई रिलेटिव मार्केट शेयर इन अ हाई ग्रोथ मार्केट। In the short term, stars may require significant investment. Stars promise high returns in the future and a strategy is built to or hold. स्टार एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्टार एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसकी क्योंकि मार्केट भी ग्रोथ हो रही है और मार्केट की ग्रोथ के साथ आपके पास भी हाई शेयर है, तो स्टार एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको कमा कर भी देगा, फ्यूचर में भी, आज भी कमा कर दे रहा होगा। आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी करें, आप उससे ना डरें, आप इनफैक्ट उसको बिल्डअप करें, उसमें मजीद इन्वेस्टमेंट कर एक एम्पायर खड़ी करें या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें या एटलीस्ट होल्ड ज़रूर करें। बेच ना दें वो बिज़नेस या वो प्रोडक्ट बनाना और बेचना बंद ना कर दें, बल्कि उस बिज़नेस को चलाते रहें, उसको एक्सपैंड करते रहें जितना ज़्यादा कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी है हमारे पास कैश काउ। कैश काउ है हाई रिलेटिव मार्केट शेयर इन अ लो ग्रोथ मार्केट, यानी कि मार्केट तो ग्रो नहीं हो रही, अब उसकी मार्केट एक्सपैंड नहीं हो रही, नए नए कस्टमर्स नहीं आ रहे जो मज़ीद उस चीज़ को ख़रीदेंगे, लेकिन आप उसके मार्केट लीडर हो या जितनी भी चीज़ें बिकती हैं मेजॉरिटी आपके ज़रिए या आपके थ्रू बिकती हैं। बट ये याद रहे कि मार्केट ग्रो नहीं हो रही है, यानी कि अब नए लोग उस चीज़ को ख़रीदना शायद पसंद नहीं कर रहे हैं या कंपैरेटिवली ग्रोथ कम है। क्या स्ट्रेटजी होगी? कैश काउ शुड रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट देन स्टार्स एज मार्केट कंडीशंस आर मोर स्टेबल। मार्केट स्टेबल हो चुकी है, ग्रोथ नहीं है मार्केट में। अगर ग्रोथ है तो बहुत 1 या 2% की है, 10% से ज़्यादा अगर होती है तो हाई ग्रोथ कहते हैं हम। सो ये एक स्टेबल मार्केट है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा शायद इन्वेस्टमेंट करना इतना सेंसिबल नहीं होगा। ड्यू टू हाई रिलेटिव मार्केट शेयर दे शुड बी एबल टू मेंटेन यूनिट कॉस्ट लेवल्स below those of their competitors and able to generate high levels of cash income. They can provide cash to finance other projects. Strategy hold and harvest. इसका मतलब यह है कि देखें, ऑल्दो मार्केट ग्रो नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि आप मार्केट लीडर हो, यानी कि बाज़ार में जितनी भी चीज़ें बिकती हैं मेनली आपकी ही कंपनी की बिकती हैं, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट भी कम होगी क्योंकि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर चुके होंगे। आप इस बिज़नेस को बंद ना करो, आप इसको होल्ड करो, इसको बिल्ड ना करो और हार्वेस्ट करो, यानी कि इससे जो कमा रहे हो वो खाते रहो, खाते रहो और खाते रहो। इस बिज़नेस से मज़ीद इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि इसकी मार्केट ग्रो नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि आप ये बिज़नेस बंद कर दो। आप मार्केट लीडर हो और आपको कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एडवांटेज है और एडवांटेज ये है कि आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो भी कम है, यानी कि आपको जो एक्सपेंस है प्रोडक्ट्स बनाने का वो भी कंपैरेटिवली कम है क्योंकि आप वॉल्यूम में बिज़नेस कर रहे हो। सो आपको इस बिज़नेस को चलते रहना चाहिए और इस बिज़नेस से जितना कमा सकते हो, जितने प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो, जितना कैश फ्लो अर्न कर सकते हो, वो करते रहो। अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, क्वेश्चन मार्क जो है वो कब था? क्वेश्चन मार्क जो है उसका मार्केट ग्रोथ हाई है, मार्केट बूम कर रही है, ग्रो कर रही है, नए कस्टमर्स भी आ रहे हैं, मार्केट ग्रोथ रेट 10% से ज़्यादा है, लेकिन आप उस मार्केट के लीडर नहीं हो, यानी कि आपके पास इतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं है। इस केस में क्या करेंगे? अगेन इसके बुलेट्स रीड कर फिर मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ। पहला बुलेट है ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम चाइल्ड। अच्छा, कुछ बुक्स में क्वेश्चन मार्क वर्ड यूज़ हुआ होगा और कुछ में यूज़ हुआ होगा प्रॉब्लम चाइल्ड। लो रिलेटिव मार्केट शेयर इन अ हाई ग्रोथ मार्केट, दे हैव द पोटेंशियल टू बिकम स्टार्स,
may require significant investment to help increase the market share and so they are likely to be cash negative. Strategy build or divest. ये वो चीज़ें हैं जिसकी मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और हो सकता है कि पोटेंशियली अगर आप फोकस से इसमें इन्वेस्टमेंट करो तो आप स्टार प्लेयर बन सकते हो, यानी कि आप मार्केट लीडर बन सकते हो। ज़ाहिर है मार्केट लीडर अभी कोई और होगा और आपको बनने के लिए बहुत सारा टाइम पैसा इन्वेस्ट करना होगा और ये प्रोडक्ट आपको कमा कर भी दे सकता है। लिहाजा या तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपने इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है और उसको बिल्ड करना है, या फिर आप इसको डाइवेस्ट कर दो। अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप इसको छोड़ दो, क्योंकि अभी मार्केट लीडर कोई और है, अभी हर तरह के एडवांटेज इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के लीडिंग कंपनी होने के किसी और के पास हैं। तो या तो फुल फोकस से इस पर मेहनत कर और आप इसको स्टार प्रोडक्ट बना दो। अभी मार्केट तो ग्रो कर रही है, आपके पास कंपैरेटिव मार्केट शेयर कम है, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए प्रोमोशंस करो, इन्वेस्टमेंट्स करो और इसको स्टार प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो। फाइनली आखिरी है हमारे पास डॉग्स के रिलेटिव मार्केट शेयर भी लो है और मार्केट ग्रोथ भी लो है, यानी कि ये तो वो प्रोडक्ट है जो ग्रो भी नहीं कर रहा, जिसकी मार्केट भी ग्रो नहीं कर रही और मैं भी बहुत कम इसके यूनिट सेल आउट कर पाता हूँ। सो डॉग्स के बारे में लिखा हुआ है लो रिलेटिव मार्केट शेयर इन अ लो ग्रोथ मार्केट मे ड्रेन कैश। अब देखिए ना, एक यूजलेस प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट ग्रो नहीं हो रही है, कंज्यूमर्स आगे इसको मज़ीद पसंद नहीं करेंगे, आप भी इसके कंपैरेटिवली कम यूनिट बेचते हो इसलिए आपको महंगा पड़ता है। इस पर आप टाइम और पैसा लगाओगे और वक्त लगाओगे तो बर्बादी ही है। एक तो ऐसा हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा टाइम की और पैसों की और मुझे पता हो कि उसकी वजह से मुझे कोई फ़ायदा होगा, दैट्स इट, दैट्स सही है। लेकिन अगर ऐसा है कि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर टाइम पैसा लगाऊंगा और फिर भी इस प्रोडक्ट की मार्केट ग्रो नहीं करेगी, आगे आने वाला कंज्यूमर उसको परचेज़ करना प्रेफर नहीं करेगा, तो वहाँ पर टाइम लगाना या कैश लगाना एक वेस्टेज होगी, आपका पैसा ये ड्रेन कर सकता है। मे यूज़ अप डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ अ कंपनीज टाइम रिसोर्स, यानी कि जितना वक्त लग रहा है उतना रिटर्न नहीं मिल रहा। In some cases, they may have a useful role either to complete a product range or to keep competitors out. Strategy, divest or hold. कुछ केसेस में आप डॉग प्रोडक्ट्स जो है ना वो अपने पास रखते हो, ऑल्दो वो लॉस मेकिंग होते हैं, लेकिन उनको रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके कॉम्पिटिटर किसी किस्म का कोई एडवांटेज ना ले लें या आप अपनी प्रोडक्ट रेंज को पूरा कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है और वो ऐसे इलाके में ऑपरेट करती है जहाँ पर सर्दियाँ नहीं आती हैं और उसकी वजह से लोग हीटर्स परचेज़ नहीं करते हैं, लेकिन वो अपनी सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाती हैं और वो ये नहीं चाहती कि अगर 1% बंदे को भी हीटर चाहिए हो तो वो किसी और कंपनी के पास जाए। सो वो एसी, फ्रिज, फैंस सारी चीज़ें बनाती है, उसने हीटर भी बनाया। ऑल्दो उसको पता है कि जिधर हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर 1000 में से एक बंदा हीटर परचेज़ करता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट रेंज कंप्लीट करने के लिए मैंने वो चीज़ बना ली। या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने पास इसलिए रखा है कि मेरी रेंज कंप्लीट हो जाए। मिसाल के तौर पे मेरा एक बहुत अच्छा चलता हुआ रेस्टोरेंट है जहाँ पर खाना पीना बहुत अच्छा बिकता है, लेकिन मैंने वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक नहीं रखी। क्या कस्टमर वहाँ से भागकर कहीं और नहीं जाएगा? बिल्कुल जा सकता है। बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए होटल जाते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक प्रेफर करते हैं कि साथ में कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कोल्ड ड्रिंक्स पर नहीं कमाते, फिर भी उनको वो कोल्ड ड्रिंक की फैसिलिटी रखनी पड़ती है ताकि अगर कोई भी कस्टमर वहाँ पर आए तो प्रोडक्ट रेंज कंप्लीट हो जाए। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो ऑनलाइन पढ़ाता है और उसकी एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस भी है और वहाँ पर बच्चे आना जाना करते हैं। वहाँ पर जो लिमिटेड बच्चे आना जाना करते हैं, बहुत कम होते हैं, उनके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस इंस्टीट्यूट ने कैंटीन भी रखा है। अब ऑल्दो कैंटीन नुकसान कर रहा है, कैंटीन में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इतने बच्चे नहीं आते हैं कैंपस, लेकिन रखना ज़रूरी है ताकि जो लोग आ रहे हैं वो सेटिस्फाइड रहें और वो वहाँ पर खुशी से कैंपस को विज़िट करते रहें। या इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल प्रैक्टिकली हो सकती है जिसमें कोई प्रोडक्ट सिर्फ मैंने इस नीयत से रखा हुआ हो कि मेरा कस्टमर कहीं और ना चला जाए। बहरहाल वो प्रोडक्ट खुद मुझे कुछ कमा कर नहीं देता और ना ही मुझे तवक्को है और ना ही मुझे ऐसा है कि ये प्रोडक्ट कभी भी मुझे फ्यूचर में कमा कर देगा। सो BCG मैट्रिक्स के ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट्स को या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को इन 4 में से एक कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं और फिर उसकी स्ट्रेटेजी सेटअप करते हैं। अभी हमें इस वीडियो से यह आइडिया हो गया कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स क्या है। अलबत्ता जब हम पास्ट पेपर का क्वेश्चन करेंगे,
कोई प्रैक्टिकल केस स्टडी को सॉल्व करेंगे और इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो हमें मज़ीद डिटेल्स का अंदाज़ा होगा। इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखें, सारे की पॉइंट्स नोट करें और जो आपके पास हैंडआउट साथ में दिए जा रहे हैं उसको भी अच्छे से रीड करें। कोई भी मसला हो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें और जब पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद क्लैरिटी ज़रूर आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।